डर का एहसास, डरावनी कहानियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात का समय था। आरव अपनी कार को तेज रफ्तार से भगा रहा था। तभी उसकी कार धक्के मारकर वहीं एक रोड पर रुक जाती है। आरव फिर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। फिर आरव गाड़ी से नीचे उतरकर बोनट को खोलता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। फिर आरव ने अपने जेब से मोबाइल निकालकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उस मोबाइल में नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। आरव एक बहुत बड़े जंगल में फंस चुका था। फिर आरव ने पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मित्तल को उठाया। मित्तल, ओ मित्तल, गाड़ी ख़राब हो गई है। आज रात हमें वहीं पर कहीं रुकना पड़ेगा। चलो कहीं होटल या कहीं गेस्ट हाउस ढूंढते हैं। और इतनी रात को इस जंगल में मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हमेशा की तरह नींद में मित्तल भी बड़बड़ाते हुए उठी। तुमसे कितनी बार कहा है, इस कबाड़े को बेचकर कोई सेकंड हैंड कार दूसरी ले लेते हैं, लेकिन तुम हो कि इसे बेचने का नाम ही नहीं लेते। फिर आरव जवाब में बोलता है, हाँ महारानी, आज की रात किसी तरह बिताओ, हम इसे बेचकर दूसरी कार ले लेंगे, लेकिन आप पहले गाड़ी से बाहर तो निकलिए। मित्तल कार से बैग निकालने के बाद वो लोग कच्ची सड़क पर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग कच्ची सड़क से अब हाईवे पर पहुंच चुके थे और वहां पर एक होटल ढूंढ रहे थे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद ना तो उन्हें कोई लिफ्ट दिया और ना ही कोई होटल मिला। फिर मित्तल बड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त को इसी जंगल में गेस्ट हाउस लेने के लिए जगह मिली थी और कहीं नहीं ले सकता था। इतना बोल ही रही थी कि तभी उसे एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस सुनसान रात में उस भेड़िए की आवाज़ ऐसी गूंज रही थी कि मानो एक दिल दहलाने वाली बात हो। वो दोनों बिना आवाज़ किए वहाँ से जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगे। आधे घंटे चलने के बाद फिर मित्तल ने बोली, अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा। यहाँ पे ना कोई इंसान दिख रहा है और ना कोई गाड़ी आती जाती दिख रही है। हम लोग जा कहाँ रहे हैं। मित्तल इतना बोल ही रही थी कि तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और दूर तक उस अंधेरे को चीरती हुई गई। उस बिजली के कड़कने की वजह से मित्तल काफ़ी डर गई थी और डर कर आरव के सीने से लगकर चिपक गई थी। मित्तल आरव के सीने से चिपकते ही आरव को बहुत अच्छा लगा और वो मुस्कान भरी लिए मित्तल को अपनी बाहों में भर लिया। उस काली रात में अब हल्की हवाएं भी चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश मानो अभी ही आने वाली हो। बारिश होने लगी। वो दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही दूर गए थे कि उन्हीं चमकती हुई बिजली के रोशनी में उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई दी। वो बिल्डिंग नहीं, एक हवेली थी जो काफ़ी बड़ी थी। वो दोनों दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास गए, लेकिन उस हवेली का दरवाज़ा तो बंद था और ना वहाँ पर कोई वॉचमैन था, ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड था। वो हवेली बाहर से देखने पर बहुत बड़ी लग रही थी। फिर उन दोनों ने बिना किसी को आवाज़ दिए उस हवेली का गेट खोला और अंदर चले गए। वो लोग जैसे ही अंदर पहुंचे थे कि तभी एक ज़ोरदार बारिश होने लगी। हर तरफ बारिश की बूंदें तड़तड़ा तड़तड़ा पड़ रही थी। वो लोग हवेली के अंदर तो आ गए थे, लेकिन अभी भी जो मेन गेट था वो बंद था। वो लोग अब बेल ढूंढने लगे थे। वो लोग बेल की जगह पर जब गए तो वहाँ पर बेल नहीं, एक बेल की जगह पर एक रस्सी टांगी हुई थी। उन लोगों ने उस रस्सी को खींचा, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि कोई घंटी की आवाज़ आई है। वो लोग इधर उधर खिड़कियों से अंदर झांकने लगे कि शायद कोई मिल जाए जो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब गेट नहीं खुला तो मित्तल ने एक बार सोचा कि क्यों ना हम दरवाजे पर आवाज़ करते हैं। मित्तल ने जैसे ही अपना हाथ उठाकर उस दरवाजे पर ठोकना चाहा, तभी अंदर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। ये सुनकर आरव और मित्तल दोनों डर गए थे। आखिर अंदर बैठे हुए उस शख्स को कैसे पता चला कि हम लोग गेट के पास हैं। ना तो मैंने कोई बेल बजाई थी, ना कोई आवाज़ आई थी और ना ही मैंने कोई आवाज़ लगाई थी, तो आखिर उसे कैसे पता चला। हालांकि इस बात पर उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान न दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए।
अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा इंसान झूले पर बैठा हुआ सिगार पी रहा था। और उस आदमी के पास जाकर बोला, सर मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, तभी रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। और हम दोनों अपने दोस्त के घर जा रहे थे, क्योंकि उसने एक नया घर लिया हुआ है यहीं पे। और उसी उसी के सिलसिले में मैं जा रहा था, लेकिन अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, और उसने कहा कि जाओ ऊपर फ़ोन लगा, जाके बात कर लो। मित्तल और अरब दोनों ऊपर की ओर चले गए और लास्ट वाले कमरे में जाकर फ़ोन लगाने लगे। वो लोग नंबर तो डायल कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। कई बार लगाने के बाद भी जब फ़ोन लगा नहीं, तो लोग नीचे आकर उस इंसान से मिले। अरब ने पूछा, वैसे सर आप अपने बारे में कुछ बता दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस इंसान ने कहा, मेरा नाम दादा ठाकुर है और ये मेरी हवेली है। फिर अरब ने कहा, सर आपका फ़ोन तो लग नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है। तो दादा ठाकुर ने कहा कि कभी कभी यहाँ पर लैंडलाइन की समस्याएं चलती रहती हैं, जाकर फिर ट्राई करो, हो सकता है लग जाए। अगर नहीं लगता तो आज आज रात आप लोग यहीं रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस दादा ठाकुर की हवेली बहुत ही शानदार थी। उसमें अजीब अजीब तरीके नक्काशे बने हुए थे, डिजाइनें बनी हुई थी। और एक बात और थी कि उस घर में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। उसमें कुछ तस्वीरें तो ऐसी थी जिसमें सिर्फ फ्रेम बना हुआ था, तस्वीरें थी ही नहीं। बाकी जो तस्वीरें थी वो एक रहस्यमयी तस्वीरें लग रही थी, क्योंकि वो सब तस्वीरें किसी में कोई हंसता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, सब दुखी नज़र आ रहे थे। कुछ तो था उनके पीछे। फिर उन दोनों ने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ऊपर वाले कमरे में गए और फिर फ़ोन लगाने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो लोग थक हार कर वहीं पर रहने का सोच लिया। दादा ठाकुर ने उन्हें एक कमरा दिया और वहीं पर रात बिताने के लिए बोल दिया। वो कमरा काफ़ी ही आलीशान था। वो दोनों जाकर उसी कमरे में लेट गए और सो गए। रात के लगभग 1 बज रहे थे, तभी आर्म की नींद खुली। उसने सोचा क्यों ना एक बार अपने दोस्त को फ़ोन लगा लिया जाए। आर्म उठा और पीछे वाले कमरे में चला गया, और जैसे ही उस टेलीफोन के पास पहुंचा तो उसने देखा तो वो टेलीफोन तो पहले से ही डेड पड़ा हुआ था। उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी टेलीफोन के पास लगी 2 फ़ोटो फ्रेम पर गई। और उससे पहले जब फ़ोन मिलाने आया था तो वो फ़ोटो फ्रेम खाली थी, लेकिन इस बार जब वो आया तो वो फ़ोटो फ्रेम भरी हुई थी। उसमें 2 फ़ोटो लगी हुई थी, और वो फ़ोटो किसी और की नहीं, मित्तल और अरब की थी। ये देखकर अरब बहुत डर जाता है और जाकर मित्तल को जगाता है, और ये बात मित्तल को भी बताता है। मित्तल बोलती है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल चलेंगे। वो दोनों सीढ़ियों के रास्ते बाहर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग गेट के पास जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि गेट तो बंद था और खोलने के बाद भी वो खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद करके रखा हो। वो दोनों उस दरवाजे को खोलने के लिए ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को पीट रहे थे और चिल्ला रहे थे। वो दोनों चिल्ला ही रहे थे कि तभी उस हवेली की लाइट भी चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। मित्तल अपने जेब से निकालकर उस टॉर्च को जलाती है, और जैसे ही टॉर्च जलाती है उसकी सबसे पहले रोशनी उस फोटो फ्रेम पर जाती है, जो उस हवेली में सबसे बड़ा टंगा हुआ था। मित्तल जब घुसी थी तो उसमें कोई फ़ोटो नहीं थी, सिर्फ एक फ्रेम टंगा हुआ था। लेकिन अब उस फ्रेम में एक फ़ोटो थी, और वो फ़ोटो किसी और की नहीं, उसी दादा ठाकुर की थी। मित्तल एकटक उसी फ़ोटो को देखे ही जा रही थी, और वो फ़ोटो एक भयानक मुस्कान के साथ मित्तल को देख रही थी। देखते ही देखते वो दादा ठाकुर उस तस्वीर से निकलकर उनके सामने आ जाते हैं, और ये चीज़ देखकर मित्तल बहुत घबरा जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर एक बार अंधेरा चारों तरफ घेर लेता है।
उस घने अंधेरे में सिर्फ मित्तल और अर्व की ही सांसें सुनाई पड़ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर और भी लोगों की सांसें सुनाई देने लगी। मित्तल और अर्व दोनों एक दूसरे को काफ़ी चिपक गए थे और उन्हें यह एहसास हो गया था कि आज उन लोगों का आखिरी दिन है। अर्व और मित्तल को लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग उनकी तरफ ही चले आ रहे थे उस अंधेरे में, क्योंकि उनके कदमों की और उनके सांसों की आवाज़ें उन्हें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी उस अंधेरे में। धीरे धीरे वो आवाज़ें मित्तल और अर्व के पास आ गई और फिर एक जोरदार चीख के बाद फिर वही काला घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो झूला जिस पर दादा ठाकुर बैठे थे वो बिना हवा के ही झूलने लगा। दादा ठाकुर जो इंतज़ार कर रहे हैं किसी और दूसरे शिकार का।